लालची भैया भाभी को करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है लालची भैया भाभी को करारा जवाब। बहू ओ बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह नाश्ते में तुमने कचौरी बनाई थी जो मैंने नहीं खाई थी। अब कुछ हल्का फुल्का सा बनाया हो तो दोपहर में खाने को दे दो। दोपहर के 12 बज गए। भूख के मारे पेट की आंतें सुखरी जा रही हैं। तभी रसोई से दंदनाते ही बहू आई और कहती है, अभी 12 ही बजे हैं, शाम नहीं हुई है जो भूख के मारे मुझे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा तब तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा दुकान से 2 बजे तक आता है, तभी हम खाना खाएंगे। तब तक चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठो और मुझे शांति से खाना बना लेने दो। बहुत परेशान करती हो। 80 बरस की होने को हो और पता नहीं कितनी भूख लगती है। इतनी भूख तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी भूख तुम्हें लगती है। 3 टाइम खाने के लिए मांगती रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम ही खाना खाया करो। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो। खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो। बहू की कड़कड़ाती बातें सुनकर बेचारी हेमा जी बरामदे में रखे घड़े से पानी निकाल कर घटघट करके एक गिलास पानी पी जाती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी भूख की आग शांत नहीं होती है। पेट को पकड़कर वो कमरे में जाकर बैठ गए, लेकिन आंखें घड़ी की ही टकटकी लगाए बैठी थी। कभी घड़ी को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ देखती कि बेटा जल्दी आ जाए तो हमें खाना भी जल्दी खाने को मिल जाएगा। लेकिन बेटा भी अपने समय से पहले नहीं आया। पूरे 2 बजे अपनी दुकान से दोपहर से खाना खाने के लिए आया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो हेमा से अपने कमरे से निकल कर आई। बहू ने बोली, बहू अब तो खाना दे दो। अब बेटे ने भी खाना खा लिया है। रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। आज क्या बनाया है तुमने? खाने में मैंने 2 छोले भटूरे बनाए जो तुम खा नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने सादा खाने के लिए कहा है। तला भुना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए तुम यह खाना नहीं खा सकते हो। बहुत सुबह भी तुमने कचौरी बनाई थी जो मैंने नहीं खाई थी, और दोपहर में भी तुमने 3 मसाला वाला खाना बना लिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? बहू अंदर रसोई में गई और रात की बासी 4 रोटी उठाकर अचार के साथ एक थाली में हेमा जी के सामने पटक देती है और कहती है, यह लो, ये रात की रोटियां खा लो, इससे तुम्हारी पेट की आग शांत हो जाएगी। हेमा जी बहू से कहती, अचार से रोटी नहीं खाई जाएगी, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दो, मैं दूध में गलाकर रोटियां खा लूँगी। बड़ी आई दूध से रोटी खाने वाली, चुपचाप से अचार से रोटी खा लो और जाकर रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया है, उनको धुल दो। सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, अपने कमरे में पूरा दिन आराम फरमाती रहती हो। इतना कहकर बहू खाने की थाली को पटक कर अपने कमरे में चली गई। हेमा जी को भूख बहुत तेज लगी थी। बासी रोटियों को अचार के साथ जल्दी जल्दी खाने की वजह से उनको ठसका लग जाता है। बहुत तेज तेज खांसी होने लगा। सारा खाना खांसी के साथ बाहर निकल गया। हेमा जी जल्दी से पानी पीकर किसी तरह से अपनी खांसी पर काबू पाती है, लेकिन इतने में उनकी बहू लक्ष्मी अंदर से आई और बरामदे में फैले हुए खाने को देखकर आग बबूला हो गई और गुस्से में, आओ देखा न ताओ, सास के सर पे टीवी की रिमोट दे मारा। बुढ़िया ढंग से खाना खाने भी नहीं आता, बूढ़ी हो गई, बच्चों की तरह खाना खाती हो, खाने की तमीज़ नहीं, आराम से खाना खाती। अब पूरा घर गंदा कर दिया, पूरी दीवारें खराब कर दी। जल्दी से उनकी सफाई नहीं की तो तेरी खैर नहीं। मैंने कहा था ना कि खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही फैला कर रख दिया है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से पूरे घर को साफ कर दो, उसके बाद ही मैं अपने कमरे से निकलूँगी। लक्ष्मी ने हेमा जी के सर पे रिमोट इतना तेज मारा था कि उनके सर से खून निकल गया। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर हेमा जी बरामदे में एक कोने में ठिठक कर खड़ी हो गई। बहुत देर तक खड़ी खड़ी रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे ऊपर ही उठा लो, मुझे बहू बेटे के साथ नरक की जिंदगी नहीं जीनी है। बहू बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूख के मारे रहे हैं। अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांग कर खाना पड़ता है। एक समय था जब यह घर मेरा था, पूरी रसोई मेरी थी, मन में जो आता था वो बनाती थी, मन भर को
सबको खिलाती थी, हमेशा बेटे के मनपसंद का खाना बनाती थी। अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी, लेकिन आज बेटा इतना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने मुझे बासी रोटियां दे दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया, जिसको मैं तीनों समय गरम गरम बनाकर खिलाती थी। आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। बहुत देर तक हेमा जी कोने में खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को कोसती रही और फूट फूट के रोती रही। आज उनके पति भी नहीं है जिसे वे अपने मन का गुबार निकाल सके। एक बेटी है पूजा जो न्यूजीलैंड जैसे शहर में रहती है। साल 2 साल में उसका आना जाना होता है। बच्चे पढ़ने वाले हो गए इसलिए आ ही नहीं पाती है। कभी कभार फ़ोन पर बात होती है तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करने देती। हेमा जी ये सब बातें सोच ही रही थी, तब तक लक्ष्मी कमरे से चिल्लाते हुए कहती है, कोने में स्टैचू बनकर ही खड़ी रहोगी या घर में फैलाई हुई गंदगी भी साफ करोगी? बहू की आवाज़ सुनकर हेमा जी डर गई और जल्दी से पूरे बरामदे की सफाई करने में जुट गई। रसोई का सारा काम निपटाकर हेमा जी अपने कमरे में आती है। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आकर खटिया पे गिर पड़ती हैं। थकान इतनी ज़्यादा हो गई कि गिरते ही सो जाती है। दूसरे दिन लक्ष्मी हेमा जी की चारपाई कमरे से निकालकर आंगन के एक कोने में डाल देती है। हेमा जी कहती, बहू आंगन में बहुत गर्मी होती है, कमरे में पंखा भी है, आंगन में ऐसी गर्मी है, मैं रात को कैसे सोऊंगी? आंगन में मत डालो। ए बुढ़िया चुप कर, मुझे उस कमरे की ज़रूरत है और तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। रात में आंगन में सो जाया कर और दिन में आंगन में जो छोटा सा नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे अपनी चारपाई खिसका लिया कर। कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तू आंगन में ही रहेगी और पूरे घर की रखवाली करेगी। हेमा जी का बेटा रमेश की अपने पिताजी की पुश्तैनी कपड़ों की दुकान को संभालता है। पास में ही एक छोटे से शहर में उसके पिता की एक कपड़ों की दुकान थी। पिता के जाने के बाद रमेश उसी दुकान पर बैठने लगा। सुबह 7 बजे दुकान पर चला जाता, दोपहर में खाना खाने के लिए आता और रात को 8 बजे तक वो दुकान को बंद करके घर आ जाता था। न जाने कितनी बार रमेश ने अपनी माँ को चारपाई पे आंगन में गर्मी में लेटे हुए देखा। कभी धूप से परेशान है तो कभी मक्खियाँ उनको परेशान कर रही हैं, कभी रात में मच्छर काट रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कभी रमेश ने अपनी माँ से कहा कि तुम अंदर कमरे में जाकर लेट जाओ, बाहर आंगन में बहुत गर्मी है। उसे अपनी माँ के इस हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन हेमा जी की बेटी पूजा का राकेश के पास फ़ोन आता है कि भैया बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लग गई है तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाओ। 2 साल से मायके नहीं आई हूँ, माँ से भी नहीं मिली हूँ। इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए आ जाऊँ। अगले 10 दिन बाद का रिजर्वेशन हो गया है, 10 दिन बाद में आ जाऊँगी। पूजा के आने की बात सुनकर रमेश को जैसे सांप सूख गया हो। उससे न हाँ करते बन रहा था और न ही मना करते बन रहा था। लक्ष्मी की छाती पर तो जैसे सांप लौट रही हो अपनी ननद के घर आने की बात सुन करके, क्योंकि उसे अब अपनी ननद के सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा, सास की सेवा करनी पड़ेगी, समय से खाना देना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि पूजा के सामने रमेश और लक्ष्मी दोनों ही अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पूजा को यह पता ही नहीं कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे तो अपनी माँ की हकीकत का कुछ पता ही नहीं है। उसके भैया भाभी अपनी माँ को कितना परेशान करते हैं, पालतू जानवर की तरह घर में रखे हुए हैं, समय से खाने को भी नहीं देते, घर के सारे काम कराते हैं। लेकिन अचानक से पूजा 2 दिन बाद ही अपनी मायके आ गई। मायके में जैसे ही वो घर के अंदर आई, तपती हुई धूप में एक छोटे से नीम के पेड़ के नीचे देखती है कि उसकी माँ चारपाई पे लेटी हुई सूखकर कांटा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हड्डियाँ का ढांचा है, मांस तो रहा ही नहीं, पूरी चारपाई पे चिपकी हुई है। पहले तो पूजा जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ चारपाई पे लेटी हुई है। जब नज़दीक गई तो देखकर चौंक गई और कहती, माँ तुम इधर धूप में आंगन में क्यों लेटी हो? इतनी गर्मी है, लू चल रही है, तुम्हें तो लू लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, अपने कमरे में जाओ। बेटी की आवाज़ सुनकर हेमा जी हाथों की टेक लगाकर चारपाई से उठकर बैठती है। खुशी के मारे आंखों में आंसू आके बेटी को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगते हैं। माँ की ऐसी हालत देखकर पूजा कहती है, क्या हुआ माँ,
तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो यह तो खुशी के आंसू है। इतने दिनों से तुम आई नहीं थी, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कितनी दुबली हो गई हो, खाना ठीक से नहीं खाती हो क्या? बेटे की बात सुनकर हेमा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तब तक लक्ष्मी को बाहर से किसी आने की आवाज़ सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर निकलकर आई सामने ननद पूजा को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा के पास आई, कहती है, अरे दीदी, आज तो 10 दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक से आज कैसे आ गई? आने से पहले आपने फ़ोन नहीं किया? कम से कम एक बार बता तो देती। अरे भाभी, रिजर्वेशन तो हमारा 10 दिन बाद ही था, लेकिन इनको अपने ऑफिस के काम से इधर तक आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ। अकेले बच्चों के साथ आने में दिक्कत भी होती है, और सोचा आप सबको सरप्राइज़ देकर खुश कर दूँगी। यही सोचकर आपको नहीं बताया। पूजा की बात सुनकर लक्ष्मी मुंह बनाती हुई कहती है, फिर भी दीदी, आने से पहले बताना तो चाहिए, कम से कम मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके रखती। लक्ष्मी अच्छा बनने का नाटक करते हुए अपनी ननद को कूलर वाले कमरे में ले गई और अपनी सास को भी डांटते हुए कहती है, क्या माँ जी, दोपहर में आंगन में लेटी हो, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर कोले में चलकर लेटना। दीदी, अब आप ही समझाओ, माँ जी को बहुत जिद्दी हो गई है, बुढ़ापे पर हर बात पे जिद करने लगी है। कितना भी समझा लूँ लेकिन अपनी ही करती है। अगर तबीयत खराब हो गई तो कल को मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी, आखिर मेरे अलावा इनका है ही कौन? हम ही तो उनके बुढ़ापे पे रखेंगे देखेंगे। बहू बेटे आखिरकार होते किस लिए है? बातें बनाते हुए लक्ष्मी ने कहा। भाभी की बात सुन करके पूजा बहुत खुश हो गई कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जो उसकी माँ का इतना ख्याल रखती है। माँ का हाथ पकड़कर पूजा कमरे में ले गई और समझाते हुए कहती है, माँ, तुम भाभी की बात माना करो, ऐसी आंगन में मत लेटा करो। हेमा जी धीरे से बड़बड़ाती हुई, बहू की तो बात मान रही हूँ, तभी तुम आंगन में लेटी हो। हेमा जी इतना कही पाती है कि लक्ष्मी अपनी आवाज़ को करक करते हुए हेमा जी की तरफ आगे निकालती है और आंखों ही आंखों में हेमा जी को चुप रहने का इशारा करती है, जिसे पूजा नहीं देख पाती है। और बेचारी हेमा जी अपनी बहू की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर गई और अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा, चुप हो गई। लेकिन पूजा को कुछ तो इस बार अपने मायके में अटपटा लग रहा था। एक तो वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान थे और माँ की चुप्पी को देखकर वो और भी परेशान हो जाती है। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ उससे बहुत कुछ छिपा रही है। कई बार पूजा ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारी हेमा जी अपनी बहू के डर से बेटी से कुछ नहीं कह सकी। अपने मायके के बदलाव को पूजा महसूस तो कर रही थी, लेकिन भाभी के व्यवहार को देखकर उसे लगता था कि हो सकता है कि यह उसके मन का वहम हो। माँ का बुढ़ापा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती है, इसलिए शायद पतली हो गई है। लक्ष्मी ने रसोई में जाकर ननद के लिए बढ़िया बढ़िया खाने बनाया, क्योंकि ननद की नज़रों में तो उसे अच्छा बनना ही है। खाना परोस कर कमरे में लेकर आई। सपना ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। खाने की थाली देखते ही हेमा जी उस पर ऐसी टूट पड़ी जैसे वर्षों से भूखी हो। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने सच में सालों से नहीं खाया था। अच्छा खाना तो क्या बहू बेटे उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देते थे। जो रूखा सूखा बासी खाना देते थे वही उन्हें खाना पड़ता था। लेकिन आज बेटी के पूछने पर जब व्यंजनों से भरी हुई थाली उनके सामने आई तो हेमा जी से रहा नहीं गया। वो थोड़ी ही देर में पूरे खाने की थाली चट कर गई। पूजा एक टक अपनी माँ के इस व्यवहार को देखती रह गई। उसने अपनी माँ को खाते हुए बिल्कुल भी नहीं टूका। थोड़ी देर में लक्ष्मी कमरे में पूरियाँ लेकर आई। जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास ननद की लगाई गई थाली को खा गई तो बड़ी बड़ी आंखें अपनी सास की तरफ निकाली। बहू को देखते ही हेमा जी का हाथ खाने से रुक गया। उन्होंने थाली एक तरफ खिसका दी और एक तरफ को मुँह करके बैठ गई। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे ही भाभी माँ के सामने आती है माँ एकदम से डर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही। अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है तो मेरे लिए इतना कुछ कैसे कर सकती हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लोग रात में इकट्ठे बैठे हैं। लक्ष्मी अपने पति रमेश से फुसफुसाते हुए कहती है, अब तुम्हारी बहन घर आ गई है। सीधे सीधे अपनी बहन के पास के शहर वाले फ्लैट की बात
कर लो। तुम्हारे पिताजी तो वो प्लॉट उनके नाम कर गए थे। जब तुम्हारी बहन के नाम तुम्हारे पिताजी ने इस प्लॉट को किया था तब तो उनकी माली हालात ठीक नहीं थी, ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति भी कोई नौकरी नहीं करते थे, इसलिए बूढ़ा इतना बड़ा प्लॉट बेटी के नाम कर गया था। बूढ़ा तो मरकर चला गया लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लॉट के चक्कर में इसकी इतनी अवभगत करनी पड़ रही है। एक बार वो प्लॉट मेरे कब्जे में आ जाए फिर बताती हूँ माँ बेटी को। मैं तो कभी न बुलाऊँ। तेजी से बोलो तो मैं भी सुन ली। तो रमेश बात को बनाता हुआ कहता, अरे कुछ नहीं पूजा, तुम्हारी भाभी कह रही है कि पूजा दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। अब तो जीजा जी भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब अच्छा खासा चल रहा है, न्यूजीलैंड जैसे शहर में रहती है, खूब सारे पैसे हो गए हैं। हाँ भैया, यह सब आप सबका ही आशीर्वाद है। रमेश इस बात को बताता हुआ कहता है, तो मैं यह कह रहा था कि जब सब कुछ तुम्हारे पास हो गया है पूजा, तो पिताजी ने जो प्लॉट तुम्हारे नाम किया था उसको तुम हमें वापस कर दो। तुम्हें तो पता है कि दुकान भी ठीक ठाक ही चलती है, 3 बच्चे हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और जो प्लॉट पिताजी ने तुम्हें दिया था वो शहर के बीचों बीच है, जिसकी कीमत आज के समय में 40 लाख से कम नहीं है। रमेश की बात सुन करके पूजा कहती, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि प्लॉट अपने मैके में भाई भाभी को वापस कर दो। अब मुझे मैके के प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना भैया, अभी मैं 10 दिन तक रहूँगी, तब तक सारे कागजात तैयार करवा लेना और मैं प्लॉट आपके नाम करके जाऊँगी। मुझे जब उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी माँ का ख्याल बुढ़ापे में आप दोनों को ही रखना है, तो उनकी प्रॉपर्टी में भी हक आपका ही बनता है। मैं तो यही चाहती थी कि आप माँ के बुढ़ापे पे अच्छे से देखभाल करें और उनकी सेवा करें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रहे। पूजा की बात सुन करके रमेश और लक्ष्मी खुशी से फूले नहीं समाते हैं और प्लॉट अपने नाम होने की बात सुन करके झट से लक्ष्मी हेमा जी के पास जाती है और उनके पैर पकड़ कर दबाने लगती है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तो माँ को अपने पलकों पे बैठा कर रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन हेमा जी बार बार अपने पैरों को बहू के हाथों से खींच रही थी, क्योंकि उन्हें पता था बहू जितनी पैर दबाएगी उससे ज़्यादा बेटी के जाने के बाद मेरे ऊपर जुल्म ढाएगी। दूसरे दिन ही लक्ष्मी और रमेश प्लॉट को अपने नाम करवाने के लिए कागज बनवाने के लिए चले जाते हैं। इधर पूजा अपनी माँ से कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करती है कि माँ, तुम इतनी बदली बदली सी क्यों हो, चुप क्यों रहती हो, मुझे डरी सहमी से क्यों लगती हो। लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तभी पूजा का भतीजा जो कि 12 साल का है अपनी बुआ से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। पूजा रसोई में भतीजे के लिए खाना परोसने चली जाती है, पीछे पीछे उसका भतीजा भी आ जाता है। रसोई में खाना रखी हुई बासी रोटियों को देखकर कहता, अरे यह तो दादी का खाना है, मैं दादी को देकर आता हूँ। भागकर उन रोटियों को दादी के सामने फेंक देता है। पीछे से पूजा रोकते हुए बाहर आती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो, दादी को बासी रोटी क्यों दे रहे हो। बुआ दादी को हमेशा बासी रोटियाँ ही खाती है, मम्मी उनकी यही खाना देती है। और दादी अंदर कमरे में नहीं, बाहर नीम के नीचे चारपाई पे सोती है। भतीजे की बात सुनकर पूजा के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो भाई भाभी उनके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ ऐसा अत्याचार देखकर पूजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हिम्मत करके माँ के पास गई और पूछती, माँ तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी। कुछ नहीं बेटा, नहाते समय गिर गई थी, उसी की चोट लग गई है। जबकि वह चोट तो रिमोट की थी, बहू ने मारा था। पूजा समझ जाती है कि माँ को भाभी से बहुत डरा कर रखा है, इसलिए वो कुछ ही बोलने से डरती है और उसे माँ के डरे से इस व्यवहार का पता चल जाता है। कुछ बातें अपने भतीजे से पूछती है। छोटा सा भतीजा बुआ से सब कुछ कह देता है। जैसे पूजा का दिल दहल जाता है। वो भाई भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लेती है। उसे पता है अगर वो सीधे सीधे भाई भाभी से कुछ कहेगी तो दोनों मानने को तैयार ही नहीं होंगे, बल्कि उसे ही गलत ठहरा देंगे और मुझे मांगे के प्रॉपर्टी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम भी मुझ पे लगा देंगे।
तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं उन दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूं। यही सोचकर पूजा मौका पाकर एक दिन जब उसके भाई भाभी किसी काम से घर से बाहर गए, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है और जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने से घर से बाहर चली जाती है। अकेले में माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं इस बात को वो जान सके और रिकॉर्डिंग को देख सके। पूजा के ससुराल जाने से सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लक्ष्मी बढ़िया से खाना पूजा के लिए लेकर आती है। पूजा खाने की थाली को माँ को दे देती है। उसे कुछ ज़रूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से वो बाजार चली गई। इधर लक्ष्मी जब सास के हाथ से वे गरम गरम खाने की थाली को देखती है तो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। बूढ़ी सास के हाथ से थाली को छीन लेती है और हेमा जी के बालों को पकड़कर जोर से खींचकर कहती है, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई गरम गरम खाने की भूल गई। तेरी औकात बासी खाना खाने की है। मेरे सामने मुझसे गरम गरम खाना बनवा कर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दे फिर तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर वो जोर से धक्का दे देती है जिससे हेमा जी का सर दीवार से टकरा गया। बहुत तेज चोट लग गई। और बाजार में एक दुकान पे बैठी हुई पूजा फोन के कैमरे से यह सब दृश्य देख रही थी। यह सब देखकर उसका दिल दहल रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को 2 थप्पड़ लगाए। लक्ष्मी इतने पर भी नहीं रुकती है। बहुत जोर से सास का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई जहाँ बर्तनों का ढेर लगा है। कहती है जल्दी से इसको धो दो, जब तक तेरी बेटी आ रही है उससे पहले साफ हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बहुत सेवा करवा ली है तूने पिछले 1 सप्ताह में। आधे घंटे बाद पूजा घर आ गई। पूजा को देखते ही उसकी भाभी कहती है, दीदी आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। तुम्हारे भैया ने सारे कागज़ तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है। पूजा कहती है, हाँ भाभी बस दस्तखत करने की देरी रह गई है, लेकिन अभी घर तुम्हारा नहीं हुआ है। आपको फ्लॉट के साथ साथ कुछ और भी देना है। क्या देना है दीदी, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं। पूजा भाभी के गाल पे 2 थप्पड़ लगाती है। गाल पे पड़े थप्पड़ को देखकर लक्ष्मी तमतमा जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, पूजा चिल्लाते हुए कहती है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बाल पकड़ के दीवार से मारने की, उसके सर पे रिमोट मारने की, बासी खाना खिलाने की, डरा कर रखने की। नर्स के मुँह से अपनी सच्चाई सुनकर लक्ष्मी की बोलती बंद हो गई। जब तक कमरे से कागजात निकालकर रमेश भी आ गया। लक्ष्मी रोती हुई शिकायत करती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। रमेश चिल्लाते हुए पूजा से कहता है, तो तुम पागल हो गई हो। पूजा जो अपनी बड़ी भाभी पे हाथ उठा रही हो, क्या यही सीखा है तुमने अपने भरोसे पर हाथ उठाना। वाह भैया, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा लिया तो आपका बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरे बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी, तो क्या आपको दिखाई नहीं दिया। माँ के साथ अत्याचार करने में आप भी भागीदारी है। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या कर लोगी, तुम कुछ नहीं कर बिगाड़ पाओगी। लक्ष्मी चिल्लाते हुए कहती है। पूजा बाहर खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज़ देते हुए कहते हैं, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को और इन दोनों की काली करतूतों को भी देख लीजिए। इन दोनों की सारी कार्यरत सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी की बात सुनकर रमेश और लक्ष्मी दोनों तरफ घर में नज़र दौड़ाने लगते हैं तो होश उड़ जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा देखते हैं इन दोनों ने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, एक पल गवाए बिना दोनों को गिरफ्तार कर ले जाती है। जाते जाते पूजा भाई भाभी को कहती है, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटो। रही बात माँ की और मोनू की, तो मैं माँ को और मोनू को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उनकी सेवा करूँगी और उन्हें बहुत प्यार से अपने पास रखूँगी। चलो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर में आपको रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके साथ है। इतना कहकर पूजा अपनी माँ और मोनू को अपने साथ ले जाती है। बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखती है, समय का इलाज कराती हैं। हेमा जी को अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाते हैं। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर पूजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।